चलिए, तो टेस्ट हुआ आप लोगों का, कैसे लगा टेस्ट देके? अच्छा लगा? ठीक है, अब अच्छे अगर अंक आए होंगे तो और अच्छा लगेगा। तो पहला ही क्वेश्चन देखो, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। तो पहला तो है खड़ी बोली हिंदी, है ना, और उसका पहला महाकाव्य। तो पहला महाकाव्य किसको माना जाता है इसमें? इसका ऑप्शन नंबर क्या है? प्रिय प्रवास। सी इसका सही उत्तर होगा। जो जिसका सी है उसमें वो 4 नंबर देगा, और गलत उत्तर है तो 1 नंबर काटेगा, ठीक है, -1। ये अब ये केवल राइट और रॉन्ग कर सकते हैं आप, ठीक। तो इसका है प्रिय प्रवास, ठीक है। कामायनी आपका अंतिम महाकाव्य है, आप लोग जानते ही हैं। अंतिम महाकाव्य आएगा तो कामायनी करना है। रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है, और साकेत भी महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सीधा। ठीक है, तो कवियों की उर्मिला उर्मिला विषयक उदासीनता नामक जो लेख लिखा है, उससे प्रभावित होकर के मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, यशोधरा और अनेक अन्य अन्य विष्णुप्रिया हो गया, साकेत हो गया, यशोधरा हो गया, ये सारे कविताएं उन्होंने लिखी, ये सारे काव्य उन्होंने रचनाएं उसकी की हैं। तो वो लेख किसका था? ये कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख ये किसका था? ये क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा इसकी लैंग्वेज इस तरह से। तो इसकी लैंग्वेज इसमें क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ये बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में जिसका ये संपादन करते थे, एक छद्म नाम से उन्होंने नाम रखा था भुजंग भूषण भट्टाचार्य। लिख दिया मैंने, भुजंग भूषण भट्टाचार्य इन्होंने नाम लिखा था, ठीक है। और भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से ये लेख लिखा गया था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, ठीक है। तो उसमें फिर उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से कुछ स्त्री पात्रों को हमेशा उपेक्षित रखा गया है हमारी साहित्य की परंपरा में, और इस वजह से क्या है उनका, तो उर्मिला को केवल उन्होंने एक लिया था, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी स्त्रियों का उन्होंने जिक्र उसमें किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ये तो द्विवेदी युग का सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 4 द्विवेदी दिए हुए हैं आपको, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, शांति प्रिया द्विवेदी। तो इसमें सही उत्तर क्या है आपका? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आपने करना। हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचक हैं, साहित्यकार हैं, निबंध, ललित निबंध, निबंधों में महान, और उपन्यासकार में ऐतिहासिक उपन्यास इन्होंने लिखे हुए कर रखा है आप लोगों ने। सोहनलाल द्विवेदी कवि है, और किस काल के कवि है? छायावादोत्तर काल के कवि है। छायावादोत्तर यानी कि उत्तर छायावाद, जिस टाइम के बच्चन है ना, हरिवंश राय बच्चन, और उसी टाइम पे रामधारी सिंह दिनकर भी हैं, उसी काल के हैं सोहनलाल द्विवेदी। और शांति प्रिया द्विवेदी, इनका नाम शायद आप लोगों ने ना सुना हुआ हो, ये एक आलोचक हैं, इनको प्रभाववादी आलोचक माना जाता है, ठीक है। जब आलोचना आएगी तो प्रभाववादी आलोचना हम करेंगे, उसमें इनका नाम थोड़ा बहुत आ जाएगा एज ए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ये है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ये पैटर्न मैंने थोड़ा सा लिया राजस्थान वालों के, राजस्थान के आयोग में इस तरह के क्वेश्चन आता है, सुमेलित नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आता है खूब, वहां खूब ट्रेंड है। तो कौन सा आपने जो है वो सुमेलित नहीं है? इनमें से सी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चोखे चौपदे, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। चोखे चौपदे किसकी है? ये चोखे चौपदे, चुभते चौपदे मुहावरेदार शैली में लिखी गई। एक तो है चोखे चौपदे, एक है चुभते चुभते चौपदे, है ना। ये 2 रचनाएं हैं, और इनको क्या है, ये मुहावरेदार शैली में रचित है, ठीक है। तो आगे कहीं से क्वेश्चन, मुहावरेदार शैली में रचित रचनाएं कौन सी है? तो चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, ठीक है, ये याद आपने रखना है। तो ये सुमेलित नहीं है। दिनकर कुरुक्षेत्र खंडकाव्य बहुत महत्वपूर्ण, राम नरेश त्रिपाठी त्रिपठिक खंडकाव्य, साकेत महाकाव्य, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। 5वां, वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? हाँ, हरिऔध है, ठीक है ना। वैदेही वनवास किसका है? हरिऔध का है। हरिऔध का एक और महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास, और एक ये है वैदेही वनवास। तो ये इनके महाकाव्य हैं। इसमें मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, अच्छा ये तो कह रही है। तो वैदेही वनवास के रचयिता आपके कौन होंगे? हरिऔध होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें छठा क्वेश्चन देखेंगे। प्रिय प्रवास में राधा के किस रूप का वर्णन मिलता है? ये क्वेश्चन किया आप लोगों ने? किया है? तो किस रूप का वर्णन मिलता है? अच्छा, मतलब तुक्का लगाया है या सच में आता था? तुक्का लगाया,
हाँ, तो प्रिय प्रवास में राधा के किस रूप का वर्णन मिलता है? क्या किया आप लोगों ने? आपने क्या किया? अच्छा, आपने ए किया है। अच्छा, आपने क्या किया? आपने भी ए किया। आपने 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 भी ए किया, ठीक है। तो आप लोगों ने सबने मिलकर के ए किया, लेकिन इसका उत्तर है बी, समाज सेविका। और ये सबसे अनप्रेडिक्टेबल बात होती, अगर कोई कर सकता है तो समाज सेविका तो सबने पहली ही नजर में एकदम नकार दिया होगा कि समाज सेविका तो नहीं हो सकता है। लेकिन प्रिय प्रवास में परंपरा से हट करके राधा का आप उसमें चित्रण मिलता है, ठीक है। जैसे जो आज तक की परंपरा मिली है, किसी ने विरहिणी नायिका के रूप में उसका चित्रण किया है, ठीक है, कि जब कृष्ण जा चुके हैं मथुरा, तो वृंदावन में जो किस तरह से गोपी और राधा एक विरहिणी के रूप में रही है, तो उसके विरह में रहने, कृष्ण के विरह में रहने वाली नायिकाओं का आज तक वर्णन किया था। लेकिन ये क्योंकि 1914 का है, अब देखो आप लोग इसको वहां से कनेक्ट किया जा सकता है, कहां से? नवजागरण काल से, जो द्विवेदी युगीन नवजागरण चल रहा था। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि जो पुराने लोग थे, यानी जो पुराने हमारे फिगर्स रहे हैं, जो पुराने चरित्र रहे हैं पूरी साहित्य की परंपरा, उनमें से राधा भी एक है। राधा का अब तक का चित्रण विरहिणी नायिका का था, लेकिन क्योंकि नवजागरण करना है, ठीक है, समाज सुधार और अनुशासनवादी धारा वो सब चल रहा था, इस वजह से क्या है, समाज सेविका, ठीक है। तो उसमें मतलब चित्रण इस तरह से मिलता है कि घर चाहे ना आए, लेकिन क्या करें, समाज की सेवा कर रहे हैं। कृष्ण अगर समाज की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी क्या करना चाहिए, समाज के हित में अपने जीवन को देना चाहिए, केवल ऐसा बैठ करके नहीं रहना चाहिए विरहिणी नायिका की तरह, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। आगे बढ़ेंगे, 7वां क्वेश्चन देखो। द्विवेदी युग की कविता की विशेषता नहीं है। तो द्विवेदी युग की कविता की विशेषता कौन सी नहीं है? इतिवृत्तात्मकता, ऐसा लिखना चाहिए था, ठीक है, श्रृंगारिकता ऐसा लिखना चाहिए था। ये थोड़ा सा कीबोर्ड की सीमा है, क्योंकि वो श्र का सिंबल उसके पास है पहले से। या तो ऐसा लिखेंगे इसको श्री, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि र की मात्रा भी री की मात्रा, ये भी, ये वाला गलत है। तो श्रृंगारिकता, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है भाई, बताओ है? कौन सी विशेषता नहीं है कह रहा है? देखो इसमें ऑप्शन इसका सी होगा, डी ऑप्शन में आपको समझाता हूं कि इसका मतलब है क्या। श्रृंगारिकता जो है द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम पे नवजागरण और वही अनुशासनबद्ध धारा, दूसरी तरफ स्वच्छंदतावादी धारा भी चल रही थी, लेकिन उसमें वो श्रृंगारिकता नहीं मिलती है। श्रृंगारिकता अगर आप कहें कि किस काल की विशेषता रही है, तो एक तो रीतिकाल की रही है। रीतिकाल में तो आप कह सकते हैं कि जो शरीर का जो वो होता है, आंगिक होता है ना, शरीर का वर्णन ज्यादा उसमें मिलता है, और थोड़ा अच्छे स्तर का श्रृंगार आपको फिर छायावाद में मिलता है। लेकिन श्रृंगारिकता द्विवेदी युग की विशेषता नहीं कही जा सकती, ठीक है। श्रृंगारिकता इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, भाषाई अद्वैत का मतलब क्या है? एक कॉन्सेप्ट समझाया था आपको भारतेंदु युग के टाइम पे, भाषाई द्वैत। अब थोड़ा सा ये टेक्निकल है, रीजनिंग का मामला है। भाषाई द्वैत, ठीक है, भाषाई द्वैत आपको बताया गया था। भाषाई द्वैत का मतलब क्या है? भाषा में दोहरापन, यानी कि दो प्रकार की भाषाएं। भारतेंदु युग में होता क्या था कि उस टाइम पे खड़ी बोली एक काव्य की भाषा के रूप में उभरी नहीं थी, ठीक है, और गद्य का आविर्भाव हो चुका था। और जो ब्रज भाषा थी, जो हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा में चल रही थी साहित्य की भाषा के रूप में, वो ब्रज भाषा इतनी कोमल थी कि उसमें गहरा विचार या गद्य नहीं लिखा जा सकता था। इस वजह से क्या होने लगा कि गद्य लिखा गया खड़ी बोली में, जो कि एक कैसी थोड़ा सा विचारात्मक भाषा थी, जिसमें विचार का प्रकटीकरण अच्छे से हो सकता है। और कविता लिखी गई जो कविता की भाषा थी ब्रज भाषा में। तो गद्य में, गद्य लिखा गया आपके कह सकते हैं खड़ी बोली में, और कविता लिखी गई ब्रज भाषा में, तो उसको कहा जाता है भाषाई द्वैत। तो भाषाई द्वैत का न होना ही भाषाई अद्वैत है, ठीक है। तो द्विवेदी युग में क्या हुआ है? द्विवेदी युग में ब्रज, वो भी खड़ी बोली में ही पद्य लिखा गया है, खड़ी बोली में ही गद्य लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है? भाषाई अद्वैत तो द्विवेदी युग की निशानी है। तो क्या ये इसकी पहचान है? तो भाषाई द्वैत, भाषाई अद्वैत, इन दोनों के बीच कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। तो भाषाई द्वैत अगर लिखा हुआ होता है यहाँ पे, तो ये इसकी विशेषता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे भाषाई अद्वैत मिलता है, यानी कि भाषाओं में अंतर नहीं मिलता है गद्य और पद्य की, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे इसमें। भारत भारती का प्रकाशन हुआ था, तो भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। मैंने आपको कहा है कि कोई कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे राम की शक्ति पूजा है, कामायनी है, ठीक है, या फिर यही है भारत भारती वगैरह,
तो जैसे प्रिय प्रवास है 1914 में लिखा गया था। तो इनके प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखने हैं, चाहे पद्य की हो गद्य की हो, ठीक है। उपन्यासों का कुछ कुछ उपन्यासों का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आसान सा क्वेश्चन है, तथ्यात्मक क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट उसमें लगाने का है नहीं ज्यादा। अरे क्या हो रहा है ये? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा किसने दी? ये करवा रखा है आप लोगों को क्लास में? हाँ, तो ये संज्ञा किसने दी है? महात्मा गांधी ने दी है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होता है, ठीक है। इसमें कुछ करवाने लायक क्या है? और दूसरे महाकवि, दूसरे राष्ट्र कवि किसको माना जाता है? राष्ट्र कवि एक एक तो आप कह सकते हैं मैथिली शरण गुप्त को, और दूसरे माना जाता है दिनकर को, ठीक है। तो ये दो राष्ट्र कवि अब तक हिंदी में हुए हैं, उनको राष्ट्र कवि की संज्ञा मिली हुई है। 10वां क्वेश्चन देखो, दादा भाई नौरोजी को विदेश में काला कहे जाने पर शोभपूर्ण कविताएं किसने लिखी हैं? तो बताओ किसने लिखी हैं शोभपूर्ण कविताएं? ठीक है, ऑप्शन देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठीक है। तो इन्होंने एक तो जब दादा भाई नौरोजी वहां संसद में नियुक्त हुए थे, एक सांसद के रूप में वहां की पार्लियामेंट में नियुक्त हुए थे, तब बड़ी हर्षपूर्ण कविताएं लिखी, ठीक है। लेकिन जब उनको क्या कहा गया था, विदेश में काला कह करके उनका जो है अपमानित उनको किया गया था विदेश में, तो फिर क्या हुआ था, प्रेमघन ने इस पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कहीं से, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसका साइज अपने आप ही बढ़ता जा रहा है। हाँ, गौतम बुद्ध की पत्नी से संबंधित मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? बताओ कौन सी है? हाँ, यशोधरा जो है, ये रचना है गौतम बुद्ध की पत्नी से संबंधित। मैंने आपको कहा वही उपेक्षित नारी पात्रों को उभारने का काम किया है मैथिली शरण गुप्त ने। साकेत किससे संबंधित है? तो उर्मिला। उर्मिला कौन है? लक्ष्मण की पत्नी है। यशोधरा कौन है? बुद्ध की पत्नी है। विष्णुप्रिया कौन है? चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है, ठीक है। तो ये आ सकता है चैतन्य महाप्रभु। वृत्त संहार उनकी क्या है? ये एक अनुदित रचना है, ठीक है। ये भी मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की कोई भी रचना मत छोड़ना, छोटी बड़ी, कम से कम नाम याद रख लेना कि ये मैथिली शरण गुप्त की है। और उसके अलावा अगर उसका नेक्स्ट स्टेप पे अगर कुछ याद रखना हो कि ये खंड काव्य है, महाकाव्य है, क्या है, इसके बारे में क्या है, थोड़ा सा एक लाइन उसके बारे में पता हो, ये किस बारे में है, ठीक है। इतना पता हो तो आपसे मैथिली शरण गुप्त का क्वेश्चन जो है अछूता नहीं रहेगा, आप आराम से उसको कर पाएंगे। के साथ बढ़ता ही जा रहा है इसका। अच्छा, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? रेणुका। रेणुका जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। रेणुका रचना है रामधारी सिंह दिनकर की रचना, ठीक है। रेणुका, हुंकार वगैरह वगैरह ये सारी रचनाएं दिनकर की हैं। यशोधरा, जयद्रथ, और दूसरी तरह से भी किया जा सकता था, अगर आपको पता है कि पंचवटी है इसकी, यशोधरा भी है ही, जयद्रथ भी है ये की, है ना। तो रेणुका नहीं हो सकती है। रेणुका का नाम आपने नहीं सुना है, तो रेणुका पे आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। ये तुक्का नहीं है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। बाकी के 3 विकल्प अगर आपको पता है तो चौथा विकल्प आपके लिए अपने आप ही उत्तर हो जाता है। अगला देखो, भारतेंदु युग को वर्तमान काल किसने कहा है? बताओ किसने कहा है भारतेंदु युग को वर्तमान काल? विश्व बंधुओं ने कहा है। अच्छा, किस काल को किसने क्या कहा है ये जरूर याद कर लेना, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? नई धारा, नई धारा प्रथम उत्थान, ठीक है। नई धारा प्रथम उत्थान। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा? हाँ, इन्होंने कहा है नव जागरण, ठीक है। रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल कहा, भारतेंदु युग को। हाँ, आधुनिक काल, ठीक है। तो ये याद रखें। और मिश्र बंधुओं ने
वर्तमान काल कहा है, क्योंकि उस समय का वर्तमान यही था। मिश्र बंधु आप देख सकते हैं, मिश्र बंधुओं का जो मिश्र बंधु विनोद प्रकाशित हुआ था वो 1913 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, भारतेंदु द्वारा स्थापित संस्था नहीं है, तो भारतेंदु द्वारा स्थापित संस्था कौन सी नहीं है बताओ? कविता वर्धनी सभा, पेनी रीडिंग क्लब, तदीय समाज या कवि वचन सुधा। तो भारतेंदु द्वारा स्थापित संस्था कौन सी नहीं है? कवि वचन सुधा है, और कवि वचन सुधा एक संस्था न होकर बल्कि क्या है, एक पत्रिका है। ठीक है, जिसका संपादन स्वयं ये करते थे। तो कवि वचन सुधा इनकी पत्रिका है। ये बाकी तीन इन्होंने क्या किए हैं, ये इनके संस्था है, साहित्य से रिलेटेड संस्था। और यहाँ पे होता क्या था, ज्यादातर इनमें आपको एक बात बताई गई थी, समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति क्या होता है? समस्या पूर्ति है जानकारी या भूल गए? हाँ वही, तो समस्या पूर्ति वही है। समस्या पूर्ति में क्या करते हैं, एक आपको एक अंतिम पंक्ति दी जाती है, आखिरी लाइन दी जाती है, और ऊपर के सारी पंक्तियां आपको खुद लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिखना, उसको कहा जाता है समस्या पूर्ति। आपको एक समस्या दी गई और उसको आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से ये जो स्टाइल होता था उस टाइम का, इसको कहा गया समस्या पूर्ति। भारतेंदु योग की एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कह सकते हैं आप, यानी कि बहुत प्रेवलेंट उस टाइम की प्रवृत्ति रही है समस्या पूर्ति। आ सकता है कहीं से कि समस्या पूर्ति किस समय की क्या है, यह समस्या पूर्ति है क्या, इस तरह से आ सकता है। इस तरह की चीजें याद रखनी चाहिए। ठीक है, जो किसी युग विशेष की ही विशेषता है ना, उसका तो याद रखना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, एक और आ गया। तो भारतेंदु युग की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं बन रही है? वीर काव्य, भाषाई द्वैत, समस्या पूर्ति या सामाजिक समस्याओं का चित्रण। क्या किया आप लोगों ने? दोनों ही जगह है तो नेगेटिव होगा वो मार्क, दोनों जगह वो, इसीलिए तो OMR दे रहे हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इसका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा? तो इसका सबसे सटीक उत्तर वीर काव्य होगा। देखो इसमें क्या है, कभी कभी होता है जैसे सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी किया ही है इन्होंने, हो सकता है किसी ने वीर काव्य भी लिखा हो, लेकिन विशेषता नहीं है ना उसकी, एक मुख्य प्रवृत्ति उसकी नहीं है। आदिकाल में आप कह सकते हैं कि आदिकाल में वीर काव्य इनकी विशेषता रही है। ठीक है, रीति काल में भी एक थोड़ा बहुत लिखा गया था, रीति इतर काव्य में आप एक दो नाम देखते हैं। ठीक है, लेकिन भाषाई द्वैत तो था ही, भाषाई द्वैत आपको पीछे समझा दिया, समस्या पूर्ति भी समझा दिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि वीर काव्य जो है इसकी विशेषता के रूप में तो नहीं ही देखा जाता है। ठीक है, तो वीर काव्य इसका सबसे सही उत्तर होता है, क्योंकि सामाजिक समस्याओं का चित्रण उस समय होने लगा था, भले ही बड़े स्थूल उसमें होने लगा था, है ना, बहुत छोटे स्तर पे हो रहा था, उतना मतलब कह सकते हैं कि उतने व्यापक स्तर पर नहीं हो रहा था, लेकिन सामाजिक समस्याओं का चित्रण एक विशेषता भारतेंदु युग की आप मानेंगे ही मानेंगे। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक है? तो इसमें मैं इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है या है। तो ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी बन सकता है, जबकि इनमें से कहेंगे कि कौन नहीं है, और चारों नाम आपके भारतेंदु युग के दिए हुए हों, इसलिए भारतेंदु मंडल के जितने भी 5-6 आपको रचनाकार लिखा रखे हैं उनका नाम याद कर लेना, इस तरह से याद करना है। ठीक है, करने की तैयारी, केवल रचनाकार तक सीमित मत रहना, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं। बाकी सरदार पूर्ण सिंह आप देखते हैं कि द्विवेदी युग और उसके बाद के आगे गद्य में ज्यादा सक्रिय रहे हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के कवि। ठीक है, तो बद्री नारायण चौधरी आपके सही उत्तर होंगे इसमें। देखिए, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो बताओ किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, सुभद्रा कुमारी चौहान या दिनकर? तो प्रेमघन का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान हुआ है इन दो ऑप्शंस की वजह से। ठीक है, लेकिन पेपर में
थोड़ा सा यही भारतेंदु युग के ही सारे पूछ लिए जाते तो दिक्कत हो सकती थी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा याद अच्छे से कर लेना, जिसने किसी ने गलत किया होगा तो इन दोनों के बीच में ही किया होगा, किसी ने बालकृष्ण भट्ट कर दिया होगा। तो अगर मतलब ये प्रैक्टिस आपकी इस तरह से भी बन सकती है कि कभी अगर तुक्का लगाने का मन करे या कभी मतलब गेस करने का मन करे तो इस तरह से भी किया जा सकता है। थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि आनंद अरुणोदय किसी भारतेंदु युग के रचनाकार की थी, तो इन दोनों के बीच फिर आ जाता है, इन दोनों के बीच आप जो है कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं इन दोनों में से किसी एक पर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने परीक्षा में अटेम्प्ट करने ही करने हैं, जिसमें आप दो प्रश्न जो है, दो ऑप्शंस को आप मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में ये एक ठीक ठाक माना जा सकता है, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? कौन सी पत्रिका निकलती थी इसमें? हाँ, हरिश्चंद्र चंद्रिका जो थी इनके संपादकत्व में निकलती थी, ठीक है। हंस निकलती थी प्रेमचंद के इसमें, ठीक है। बाकी पत्रिकाओं का उतना महत्व तो शायद नहीं है, उतना सुना भी नहीं जाता है, और ये आपने याद रखना है। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ ये वाला, मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर भारतेंदु की लिखी हुई रचना है। मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर भारतेंदु की लिखी हुई रचना कौन सी है याद या बोल गए? हाँ, विजयिनी विजय वह जयंती, ये वाला जो है ये उन्होंने मिस्र विजय पर लिखी हुई थी, ठीक है। विजय वल्लरी उन्होंने कहाँ लिखी हुई थी? ये भी किसी कहीं जब जीते थे उसमें लिखी हुई थी, काबुल विजय पर ना। तो काबुल में जब भारतीय सेना जीती, और किसकी तरफ से लड़ रही थी भारतीय सेना? अंग्रेजों की ही तरफ से लड़ती है ना। तो इजिप्ट में जब जीते, इजिप्ट यानी मिस्र, तो विजयनी विजय वह जयंती काबुल का ये रखना। फूलों का गुच्छा तो उस पर है ही नहीं, विजय दशक मैंने सिर्फ ऐसे ही नाम एक लिख लिया था, ठीक है। ये तीनों रचनाएं हैं, विजयनी विजय वह जयंती, विजय वल्लरी, फूलों का गुच्छा, ये तीनों भारतेंदु की रचनाएं हैं। हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है ये। हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है, सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। हिंदी का स्टील किसको कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। अब बताओ कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? एडिशन, आज ये थॉमस अल्वा एडिशन नहीं है, ठीक है, बल्ब वाला, ये निबंधकार, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है एडिशन। ये आपने अपने नोट्स में, अगर आपने नहीं मेंशन किया हुआ है तो जब जो टेस्ट में इस तरह के तथ्य आते हैं वो आपने नोट्स में अपने एडिट करना है, ठीक है, नोट्स को। हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा बी, बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्रा अपने घर पे जाकर के लिख लेना इसको, एडिशन, ठीक है, कहीं पे तो नोट्स में इस चीज को मेंशन कर देना अगर ये नोट्स में नहीं है तो। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कहा किसने है इनको? तो रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा इस तरह से है कि जो भूमिका वहां यानी कि यूरोप में या अंग्रेजी साहित्य में एडिसन ने निभाई थी, वही भूमिका में प्रताप नारायण मिश्र यहाँ पे नजर आते हैं, ठीक है। किसमें? क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र थोड़ा सा हास्य व्यंग्य वाले और हास्यात्मक निबंधों के लिए जाने जाते हैं, और एडिसन की भी थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं पहचान वहां पे उसी तरह की है यूरोप में, यानी कि अंग्रेजी साहित्य में। इस वजह से प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है हिंदी का एडिशन, और इनको कहा जाता है हिंदी का स्टील। स्टील भी रचना कर रहा है, ठीक है। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया? बताओ, ब्राह्मण पत्रिका। अच्छा, हाँ, प्रताप नारायण मिश्र। एक चीज उसमें भारतेंदु युग में रह चुकी है, पत्रिकाएं कुछ कुछ जो थी वो शायद नहीं लिखी गई है आपकी, ठीक है। तो पत्रिकाएं हम कर लेंगे इसमें। तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया है इनमें से? प्रताप नारायण मिश्र ने, ठीक है। और इसको लेकर के एक बड़ा प्रसिद्ध किस्सा भी आता है, क्योंकि उस टाइम पे बड़े उससे गुजरते थे ये, जब भी कोई पत्र खूब निकलते थे उस टाइम पे, लेकिन कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने की वजह से बहुत सारे पत्र जो है बंद हो जाते थे। और बंद होने का कारण क्या होता था? आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी पेपर की, ठीक है। तो जब पैसे नहीं होंगे तो कहां से पत्र निकलेगा? तो इस ब्राह्मण पत्र को लेकर के 4 महीने जब हो गए थे इसको, और जो सब्सक्राइबर थे इस पत्र के उन्होंने देना शुरू नहीं किया, तो उसके फ्रंट पेज पर फिर प्रताप नारायण मिश्र ने एक पंक्ति लिखी थी, 4 मास बीते जजमान, बीते जजमान, क्योंकि पत्रिका क्या है? ब्राह्मण है ना। तो जो
उसको सब्सक्राइब कर रहा होगा, ब्राह्मण पत्रिका का जो पाठक होगा उसको क्या कहा, जजमान कहा कि 4 मास बीते यजमान करेंगे यार, यजमान अब तो करो दक्षिणा दान, अब तो करो दक्षिणा दान। तो ये प्रताप नारायण मिश्र ने उस टाइम पे लिखा था, 4 मास बीते यजमान अब तो करो दक्षिणा दान। ये फ्रंट पे लिखा था जब उन्होंने जो है उनको कह सकते हैं उसका जो खर्चा होता है, जो सब्सक्रिप्शन की फीस होती है उसकी, वो नहीं दिया था। इसके बाद उन्होंने ये पत्र इसमें फ्रंट पेज पर ये लिखा था। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, श्रीधर पाठक की मौलिक रचना कौन सी है इनमें से? मौलिक रचना समझते हैं आप लोग, जो उन्होंने खुद ही लिखी है, कहीं से ना उठाई है ना कहीं से अनुवाद किया है। देखो, एकांत वासी योगी, शांत पसिक और ऋतु संहार, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। गुणवंत हेमंत इनकी मौलिक रचना है, तो इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। गुणवंत हेमंत इनकी मौलिक रचना है। ठीक है, तो ये अगर अनुवादित रचनाएं अगर आपने याद कर रखी है, अनुदित रचनाएं की अनुदित रचनाएं कौन कौन सी है, तो आप आराम से उसको कर लेंगे। ठीक है, सब नोट्स में हो रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता है सारे क्वेश्चन, कोई भी कठिन क्वेश्चन कोई भी नहीं है। सरगो नरक ठिकाना नाही किसकी रचना है, किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है। अगला बढ़ो, साहित्य सुधाकर की उपाधि किस रचनाकार को दी हुई है, बताओ। साहित्य सुधाकर, नाथुराम शर्मा, शंकर, इनको 3 उपाधियां मिली हुई हैं, एक साहित्य सुधाकर, आगे भी 2 आएंगी। ठीक है, नाथुराम शर्मा शंकर, साहित्य सुधाकर। ठीक है, ये द्विवेदी युग के रचनाकार रहे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि किस कवि को मिली है, तो ये भी नाथुराम शर्मा शंकर को ही मिली हुई है। ठीक है, आगे बढ़ो। तथ्यात्मक क्वेश्चन है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बताओ भाई, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी एक खंड काव्य है, किसने लिखी है? कौन? श्याम नारायण पांडे, बोलो ना। हाँ, श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी। वही कि जो चेतक बन गया निराला था, वो वाले जो वर्णन आता है, वो कविता आपने सुनी होगी बचपन में, वो यहीं से हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे का प्रसिद्ध वीर गाथात्मक आप कह सकते हैं कि खंड काव्य है। आगे बढ़ेंगे, इसमें 27वां क्वेश्चन देखो, मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है, बताओ। ये थोड़ा सा टेक्निकल तरह का क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को तो इस यहीं पे कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक है, तथ्य रटा हुआ नहीं भी है, हर जगह रटा काम नहीं आता है। अगर रटा हुआ था तब तो बात और है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता होता, मुक्तक काव्य कौन होता है और कह सकते हैं प्रबंध काव्य कौन होता है, बहुत शुरुआत के क्लास में ये बता रखा था आपको, तो इससे भी आप इसको कर सकते थे। यशोधरा तो उनका किस पर लिखा हुआ रचना है, हा? मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संकलन, ये संयोजन गलत लिखा हुआ है, संयोजन भी कह सकते हैं, संकलन कह सकते हैं, संकलन यानी कि जिसमें इनके रहस्यवादी गीत संकलित किए हुए हैं, उस रचना का। तो यशोधरा आपने जानते हैं कि यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी पर आधारित खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है, द्वापर क्या है, द्वापर भी खंड काव्य है। तो झंकार एक बच जाता है, ये मुक्त काव्य हो सकता है। आप लोगों को इस तरह से करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए यहां पे काम आता है, इस तरह के प्रश्नों में काम आता है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसीलिए कह रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए, 3-4 तरह से दिमाग घूम लेकर के जाने की कोशिश करो, केवल एक तरफा दिमाग मत चलाओ। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है इनमें से? ठीक है, तो आ रखा है, जिसको पीछे के क्वेश्चन में आते होंगे उसको ये भी आता होगा कि वैदेही वनवास क्या है, मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। ये किसकी रचना है? हरिऔध की रचना है। भारत भारती, साकेत और यशोधरा तीनों ही मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त से 2 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। द्विवेदी युग से अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो 4 में से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मैथिली शरण गुप्त से। ठीक है, इसलिए मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। अगला क्वेश्चन देखो, किस पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की संज्ञा या फिर उपाधि कह सकते हैं कि भारतेंदु की संज्ञा देने का प्रस्ताव हुआ था? सार सुधा निधि। ठीक है, 29वां क्वेश्चन, सार सुधा निधि इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो सार सुधा निधि, इसमें सार सुधा निधि पत्रिका में इनको
कह सकते हैं कि भारतेंदु, भारतेंदु मतलब भारत प्लस इंदु यानी कि भारत का चांद। मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की 3 अनुदित रचनाएं हैं और तीनों ही इसमें ली हुई है। तो इस तरह से कैसे याद करना है, देखो प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार, ये तीनों ही अनुवादित रचनाएं हैं, इन्होंने अनुवाद किया हुआ है। और जयिनी क्या है, कार्ल मार्क्स की पुत्री है जेनी, उस पर आधारित एक काव्य लिखा हुआ है जयिनी। ठीक है, तो जेनी जो कि किसकी पुत्री है, मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की। मार्क्सवाद आपको समझा रखा है। ठीक है, और कह सकते हैं आप लोग यूरोप में दार्शनिक हुआ कार्ल मार्क्स। ठीक है, उसकी पुत्री जेनी, और जेनी के जीवन पर आधारित काव्य लिखा हुआ है जयिनी। और ये तीनों इनकी अनुदित रचनाएं हैं, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार। अब आता है आपका व्याकरण का सेक्शन शुरू था इसमें से। ठीक है, ये व्याकरण का आपको करवा रखा है आसान सा। अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है इनमें, तो ट नहीं है। य र ल व क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, महाप्राण ध्वनि नहीं है इनमें से महाप्राण ध्वनि नहीं है यानी कि क्या है, वो अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण कौन सा है इसमें से, क जो है अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण करना था। ठीक है, व्याकरण का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना तो आपको श्योर करना पड़ेगा, इतनी पढ़ाई तो करिए। वैसे तो साहित्य का भी नहीं होना चाहिए, जो सब कुछ करवा रखा है। तो घोष ध्वनि इनमें से कौन सी है, घोष ध्वनि, घोष कहीं या सघोष कह सकते हैं, यानी कि जो अघोष नहीं है, तो डी, ड क्या है, घोष ध्वनि है। 34वां क्वेश्चन देखो, संयुक्त व्यंजन का वर्ण विच्छेद है, क्या है। अच्छा, संयुक्त व्यंजन इसमें ये छूट गया, ये रह गया, लेकिन थोड़ा अगर आप लोगों को पता होता तो कर ही लेते हैं ना। तो इसमें से इसको माना जाएगा इसमें। ठीक है, जिसने नहीं भी किया हुआ इस क्वेश्चन को छोड़ा हुआ है उसको नंबर दे देना, आप 4 नंबर दे देना। किसने नहीं किया हुआ अटेम्प्ट तो सभी को दे देना है 4 नंबर। ठीक है, ये 6 इसमें छूट गया, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। 35वां देखो, श का उच्चारण स्थान क्या है, श का उच्चारण स्थान तालु है। ये मूर्धा नहीं है, मूर्धा होता है। ठीक है, तालु इसका सही उत्तर होगा, श का उच्चारण स्थान तालु। 36वां क्वेश्चन देखो, इनमें से ऊष्मीय व्यंजन नहीं है। तो इस ऊष्मीय व्यंजन कौन सा नहीं, ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श, स और ह। तो कौन सा इनमें से नहीं है, सी, ह जो है इसमें ऊष्मीय व्यंजन नहीं है। अच्छा, इनमें से ह क्या नहीं है, ह नहीं है, तो ह महाप्राण भी है ही। ठीक है, आपको कहा गया था कि जो ऊष्मीय व्यंजन सारे होते हैं महाप्राण होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन तो है ही, कंठ की ध्वनि है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो अघोष नहीं है, ये क्या है, सघोष है या घोष है। ठीक है, ये करेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर कौन सा है इनमें से, ए जो है संयुक्त स्वर है। ठीक है, बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, तो उनमें से संयुक्त स्वर क्या है, ए है। अगला देखो, संयुक्त स्वर ओ किससे बना हुआ है, संयुक्त स्वर ओ किससे बना है, इसमें प्लस का निशान बीच में छूटा हुआ है, अ और उ से बना हुआ है। ठीक है, अ प्लस उ, तो अ प्लस उ से बना हुआ है संयुक्त स्वर ओ, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अयोगवाह ध्वनि नहीं है, तो कौन सी इसमें से अयोगवाह ध्वनि नहीं है। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा एक गलत तरह से फ्रेम हुआ है क्वेश्चन, अयोगवाह ध्वनि निरनुनासिक और ये, तो जिसने इन दोनों में से कोई भी किया है वो सही है। अनुनासिक भी क्या होता है, अयोगवाह नहीं होता है। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग ही 2 अयोगवाह ध्वनि है ना, तो ये निरनुनासिक, और ये थोड़ा सा कह सकते हैं क्वेश्चन गलत तरह से फ्रेम हुआ है, इसको आपने करना चाहिए था, कोई भी नहीं कर सकते थे इसको। देखो, ध्वनियां क्या होती है, एक होती है अनुनासिक, एक होती है निरनुनासिक। जब क को आप केवल कंठ से कहेंगे तो वो क्या होगी आपकी, निरनुनासिक होगी, और जब क करके कहेंगे तो ऐसा कहेंगे तो इसको कहेंगे अनुनासिक ध्वनि। ठीक है, तो ध्वनियों का भी 2 वर्गीकरण हो सकता है, अनुनासिक और निरनुनासिक। तो ये था, तो ये इस वाले क्वेश्चन का
दोनों ही कर लो, तो ये भी एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए हो गया। तो ये थे आपके लोगों के 40 क्वेश्चन। ठीक है, इवेल्युएट कर लो, जिसके जितने अंक आ रहे हैं देख लो अपने हिसाब से।